हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पाथवे पे। तो आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन पे आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको देखने वाले हैं, क्योंकि हमने ये एनालिसिस किया है कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन से आता है। तो सबसे पहले हम उन्हीं चैप्टर को स्टार्ट किए हैं जिनसे एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ज़्यादा बनता है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपको इन दो चैप्टर से आपको सवाल पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। तो आपको बताना है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। ये काफी आसान सवाल है और कई बार एग्जाम में इसको रिपीट करते रहता है। आप देख भी सकते हो, इसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। तो ऑप्शन है 1, 2, 4, 3। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के प्रवर्तन का जो नियम होता है वो 2 होता है। कितना होता है बोलो? 2 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रकाश के प्रवर्तन का जो नियम है वो कितना होता है बोलो? 2 होता है। तो हमारा इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा बोलो? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अब वो 2 नियम कौन कौन सा है तो आप ये भी जान लो। पहला नियम ये बताता है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों जो होता है वो एक ही समतल में होता है, एक ही तल में होता है, एक ही प्लेन में होता है। और दूसरा जो है वो है आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, है ना। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो प्रकाश का प्रवर्तन का जो नियम है 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग आगे चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आपको यह बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो किस तरह का होता है, किस प्रकार का होता है, किस टाइप का होता है। ऑप्शन क्या है मेरा? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण जिसमें हम लोग अपना सुबह सुबह फेस को देखते हैं उठने के बाद, वो दर्पण में जो हमारा इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो किस तरह का होता है आपसे ये पूछा गया है। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है हमारा कैसा बोलो? आभासी बनता है, जिसे हम काल्पनिक भी बोलते हैं। अगर हम बोलेंगे कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, तो आप सभी को पता है कि अगर आप मिरर में अपने फेस को देखिएगा तो आपका फेस जो है वो सीधा दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग तो होता है, लेकिन रहता है कैसे? एक्चुअली में वो सीधा होता है ना। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? तो हम बोलेंगे काल्पनिक। कैसा होता है बोलो? काल्पनिक होता है। और कभी कभी काल्पनिक अगर मान लो ऑप्शन में ना रहे तो आपको क्या दिखेगा? वो दिखेगा आपको आभासी, है ना। अच्छा, आभासी के साथ साथ और कैसा होता है तो बोलेंगे सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। और जितने ऊंचाई का वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में उतना ही ऊंचाई का बनता है। अगर एक 5 सेंटीमीटर का, जैसे मान लो कि इस पेन का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, अगर हम इसे मिरर में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, तो उसका जो ऊंचाई होगा वो कितना होगा बोलो? तो बोलेंगे 10 सेंटीमीटर का ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सेम ऊंचाई का बनता है। 10 सेंटीमीटर का है तो 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? देखिएगा सवाल यहाँ पे कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। आपको बताना है कि प्रकाश तरंग जो है वो किसका उदाहरण है? ध्वनि तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग जो है वो किसका उदाहरण है? तो आप याद कर लो आज से कि प्रकाश तरंग जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। ये जो तुम्हारा विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना, ये एक बड़ा सा चैप्टर है जो आपको क्लास 12th में पढ़ना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। उसमें आपको बताएंगे कि प्रकाश तरंग जो है
वो इसी का एक एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल? EMW का, शॉर्ट में बोलते हैं उसको हम लोग EMW, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आपको बताना है कि प्रवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो आपको बताया था कि प्रवर्तन का जो नियम होता है वो दो होता है, और वो पहला बताया हमने कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों जो होता है वो एक ही तल में होता है। कहने का मतलब है, अगर हम डायग्राम बनाएं, जैसे मान लो कि ये मेरा है मिरर, ये मेरा हो गया आपतित किरण। ये देखो जिस बिंदु पे आपतित किरण टकराता है ना, वहां पे हम लोग एक खींचते हैं लंब, जिसे हम बोलते हैं अभिलंब, और ये हो गया मेरा परावर्तित किरण, है ना। तो ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन में होगा। कहने का मतलब कौन सा प्लेन बोलो? बोर्ड का प्लेन में, है ना। जैसे मान लो लाइट अगर ऐसे आता है तो इधर से जाएगा, है ना, मतलब इस प्लेन की बात करेंगे। अगर मान लो हम इस प्लेन की बात करेंगे तो लाइट मेरा ऐसे आएगा, यहां से ऐसे आएगा, फिर यहां से ऐसे चला जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि लाइट यहां से ऐसे आएगा और फिर भाग जाएगा तिरछे, ऐसा नहीं होता। जब भी चलेगा तो वो सेम प्लेन में चलेगा। ठीक है, और क्या होता है कि ये जो कोण है इसको बोलते हैं एंगल आई, और इस कोण को बोलते हैं एंगल आर, है ना। तो एंगल आई जो होता है वो किसके बराबर होता है बोलो? एंगल आर को बराबर होता है। इसी को बोलते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में, है ना। तो आपतन कोण जो है वो किसके बराबर होता है बोलो? परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा। आपको बताना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, किसी भी दिशा में, टेढ़ी रेखा में, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो प्रकाश की किरण जो है वो गमन करती है, चलती है। किस तरह से चलती है आपको बताना है? सीधी रेखा में, किसी भी दिशा में, टेढ़ी रेखा में, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो प्रकाश की किरण गमन करती है कैसे बोलो? तो बोलेंगे सीधी रेखा में। किस रेखा में बोलो? तो प्रकाश की किरण जो है वो गमन करती है, वो कैसी रेखा होती है बोलो? तो वो होती है सीधी रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। सीधी रेखा में प्रकाश की किरण जो है वो गमन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रखा कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो आपको बताना है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर अगर हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या होता है? केवल समतल होता है, केवल उत्तल होता है, केवल अवतल होता है, या तो समतल अथवा उत्तल, है ना। तो आपसे इसमें क्या पूछा है कि तुम्हारे पास एक दर्पण है और उसके सामने अगर हम किसी भी दूरी पर वस्तु को रख दें, अगर हमें इमेज मिलता है कैसा बोलो? सीधा मिलता है। तो पूछा गया है कि वो दर्पण कैसा होगा? तो सीधा जो इमेज मिलता है, सीधा जो प्रतिबिंब मिलता है वो समतल में मिलता है और उत्तल में भी मिलता है ना। तो समतल दर्पण में भी आपका जो प्रतिबिंब मिलेगा वो कैसा मिलेगा बोलो? सीधा मिलेगा। और उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब जो है आपको कैसा मिलेगा बोलो? सीधा मिलेगा, है ना। तो सीधा कहां कहां मिलता है बोलो? समतल में भी मिलता है और उत्तल में भी होता है। तो केवल समतल तो नहीं होगा, केवल उत्तल भी नहीं होगा, केवल अवतल भी नहीं होगा। तो क्या होगा बोलो? वो हो जाएगा या तो समतल अथवा उत्तल, है ना। क्योंकि दोनों में ही हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो दोनों में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है ना। तो सीधा उत्तल में भी और समतल में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल और समतल दोनों। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, और आगे क्वेश्चन क्या है इसके तरफ देखो। इस क्वेश्चन का आप हमें जवाब दीजिए कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण अयुक्त है ना। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का यूज कर रहे हैं? आप जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे सेविंग करने के लिए कौन जो दर्पण यूज किया जा रहा है वो किस तरह का दर्पण होता है ना। क्या वो समतल है, क्या वो अवतल है, क्या वो उत्तल है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो दर्पण यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? वो दर्पण होता है हमारा अवतल, है ना।
तो हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है बोलो, अवतल, है ना। आप इसे समतल नहीं मारना, क्योंकि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो दर्पण यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं बोलो, वो अवतल दर्पण यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। बोला है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होना चाहिए। आपको यह बताना है कि अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बना बोलो, आभासी बना, सीधा बना और वस्तु से कैसा बना बोलो, बड़ा बना। आभासी बना, सीधा बना और वस्तु से कैसा बना बोलो, वस्तु से हमारा बड़ा बना, है ना। तो अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन ऐसा होता है जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। और वो कंडीशन क्या है कि जब हम लोग वस्तु को फोकस और पोल के बीच रख दें, है ना, जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो कहां बनता है बोलो, पीछे बनता है। जब वो इमेज पीछे बनता है तो हम बोलते हैं कि वो काल्पनिक है, आभासी है। आप देखो कि उसका साइज कैसा है बोलो, सीधा है ना, तो सीधा बनता है। देखो वस्तु से बड़ा भी है ना, तो वस्तु से बड़ा है, सीधा है और पीछे बना है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि वो आभासी बना है, काल्पनिक बना है। तो वो कौन सा पोजीशन है, तो वो पोजीशन है हमारा P और F। तो अगर P और F के बीच रखिएगा तो उसका इमेज कहां बनेगा बोलो, दर्पण के पीछे बनेगा। उसका प्रकृति क्या होता है, तो बोलेंगे आभासी होगा, सीधा होगा, है ना, और वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला है गोलीय दर्पण का फोकसांतर, जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं, तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में हमें संबंध बताना है ना। तो आपको ये बताया गया होगा कि गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध, तो हम लोग लिखते हैं R बराबर 2F, है ना। R बराबर क्या होता है बोलो, 2F। तो R बराबर होता है 2F, है ना। या इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू R/2, है ना। तो हम या तो हम लिखेंगे R इक्वल टू 2F या तो हम लिखेंगे F इक्वल टू R/2। तो यही दो ऑप्शन आपको खोजना होगा। इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है, तो आपको यही दो ऑप्शन खोजना है कि कहां पे R बराबर 2F लिखा हुआ है या कहां पे हमारा F इक्वल टू R/2 लिखा हुआ है ना। तो हम यही दोनों में से कोई खोजेंगे। तो जो ऑप्शन में लिखा हो R बराबर 2F, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा हुआ है R बराबर कितना बोलो, 2F, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि R बराबर क्या होता है, 2F। R क्या है, R को बोलते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या, और F क्या है, F को बोलते हैं हम लोग फोकसांतर या फोकस से दूरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए। बोला है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो हमेशा बनता है सीधा। अपने दिमाग में एक पॉइंट फिक्स कर लो कि काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी आपको दिखाई देगा तो कैसा दिखाई देगा बोलो, सीधा दिखाई देगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख लो, अभी एक फिगर हम आपको दिखाए थे, कहाँ गया, ये देखिए। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है बोलो, काल्पनिक बन रहा है ना। तो काल्पनिक बन रहा है तो कैसा बन रहा है बोलो, सीधा बन रहा है। ये पेंसिल ऐसे है तो देखो यहाँ भी पेंसिल ऐसा ही है, साइज छोटा बड़ा है, लेकिन जब भी बना है तो कैसा बना है, सीधा ना। ऐसा पेंसिल है तो यहाँ भी ऐसा ही है। तो याद ये रखना है आपको कि काल्पनिक बनेगा तो कैसा होगा बोलो, सीधा होगा ना। तो सीधा हम लिखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो। बोला है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की जरूरत है ना। तो आपको बताना है कि एक प्रयोग में हमने एक प्रयोग किया है और उसमें हमने किसका यूज किया बोलो, उसमें हमने अवतल दर्पण का यूज किया है ना। और अवतल दर्पण द्वारा हमने क्या किया है, किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पे प्राप्त कर लिया है और दर्पण की फोकस दूरी को हमें निर्धारित करना है कि फोकस दूरी क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी निकालना होगा, या हमें दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी निकालना होगा, या हमें दोनों,
है ना, या इनमें से कोई नहीं। चलो हम एक काम कर देते हैं, इस क्वेश्चन को आपका होमवर्क रहा, ये अच्छा सवाल है, आप इस क्वेश्चन को हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन बढ़ गया। हाँ, बोला है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं ना। तो आपके दांत में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो आप कहाँ जाते हैं, आप जाते हैं दंत विशेषज्ञ के पास, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग डेंटिस्ट। तो हम लोग जाते हैं डेंटिस्ट के पास, और वो डेंटिस्ट क्या करता है, हमारे दांत को देखता है ना, तो उसके लिए क्या करता है, वो एक दर्पण का यूज करता है ना। और वो कौन सा दर्पण का यूज करता है, यही हमारा सवाल है। तो जो दर्पण का यूज करता है वो होता है अवतल दर्पण, है ना। क्यों अवतल दर्पण होता है, क्योंकि उसमें जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है बड़ा। कैसा बनता है बोलो, वो प्रतिबिंब बनता है जो है बड़ा बनता है, ताकि आपके दांत में छोटा सा भी प्रॉब्लम हो, छोटा सा भी, तो हम उसे दर्पण में देख सके और फिर उसका हम इलाज कर सके, है ना। तो जो डेंटिस्ट होता है वो किस दर्पण का यूज करता है, तो हम बोलेंगे वो दर्पण होता है अवतल। कौन सा दर्पण होता है बोलो, अवतल दर्पण होता है। और यही अवतल दर्पण है, और इसी अवतल दर्पण की मदद से वो आपके दांत में जो प्रॉब्लम है उसे देख पाता है बड़ा, है ना, क्योंकि आपका दांत का साइज तो छोटा है ना, और उसमें जो प्रॉब्लम होगा वो भी छोटा सा ही होगा, है ना। तो उसको देखने के लिए हमें एक ऐसा मिरर चाहिए जो वस्तु का प्रतिबिंब क्या दिखाए, बड़ा बना दे, है ना। साइज तो छोटा हो लेकिन उसका जो प्रतिबिंब बने वो कैसे बने, बड़ा। और बड़ा बनाने का काम कौन करता है बोलो, वो बनता है अवतल दर्पण, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो। बोला है यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। ठीक है, चलो आपको एक हम कंसेप्ट यहां पे सिखा देते हैं कि आपको इस तरह से अगर सवाल एग्जाम में आ जाता है तो आप उसे आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलिए यहां देखना क्या है, आवर्धन जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से, आवर्धन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे बोलो, एम से करते हैं। और आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं हम लोग, आवर्धन बोलते हैं। तो आप ध्यान देना कि दर्पण के सामने जो हम लोग वस्तु को रखेंगे वो हमेशा सीधा रखते हैं। तो अगर वो सीधा है तो ये तो ऑलवेज कैसा बन गया भाई, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। ये हमेशा क्या होगा बोलो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग दर्पण के सामने जब वस्तु रखेंगे वो रखेंगे सीधा, है ना, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ये डिसाइड करेगा हमारा ये एच आई, है ना, ये हमारा एच आई जो है यही डिसाइड करेगा कि एम का साइन क्या होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। अब ये एच आई डिसाइड करेगा कि एम का साइन क्या होगा, है ना। अब जरा ध्यान देना, प्रतिबिंब अगर सीधा बनता है, अगर प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो उसका साइन क्या होगा बोलो, पॉजिटिव होगा। अगर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो उसका साइन क्या होगा बोलो, नेगेटिव होगा। तो प्रतिबिंब अगर सीधा बनता है तो उसका साइन क्या होगा बोलो, पॉजिटिव होगा। और प्रतिबिंब अगर उल्टा बनता है तो उसका साइन क्या होगा बोलो, नेगेटिव होगा। अगर प्रतिबिंब सीधा है इसका मतलब उसका नेचर कैसा है, तो बोलेंगे काल्पनिक। अगर प्रतिबिंब उल्टा बना है इसका मतलब उसका नेचर कैसा है बोलो, अब वास्तविक, है ना। तो अगर एच आई का साइन पॉजिटिव है तो एम का साइन क्या आएगा बोलो, एम का साइन जो है वो भी आएगा हमारा पॉजिटिव, है ना। तो अगर एच आई पॉजिटिव तो एम पॉजिटिव, अगर हमारा एच आई नेगेटिव तो एम का साइन क्या होगा बोलो, नेगेटिव, है ना। तो एम का जो साइन है वो कौन डिसाइड कर रहा है, एम का जो साइन है वो डिसाइड कर रहा है एच आई। एच आई क्या है बोलो, प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो हमारा डिसाइड करेगा कि एम का हमारा साइन क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इससे कोई मतलब हमें है नहीं। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, है ना। अच्छा, ये पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है वो सीधा बना। अब बताए थे कि जब सीधा बनता है इसका मतलब कि वो काल्पनिक है, आभासी है। ये नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वो उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा इसका मतलब है कि वो वास्तविक है
है ना। तो हम यहाँ से नेचर बताएंगे कि एम का साइन अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कि वो प्रतिबिंब मेरा सीधा है, सीधा खड़ा है, और सीधा खड़ा है इसका मतलब कि वो काल्पनिक है, आभासी है। अगर ये एम का साइन मान लो नेगेटिव है इसका मतलब है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है, और उल्टा है इसका मतलब है वो वास्तविक है। अब इस सवाल को पढ़ते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन देखो भाई ऋणात्मक है ना, आवर्धन का जो मान है वो ऋणात्मक है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि एम का साइन नेगेटिव। अब हमें बताओ कि नेगेटिव कब बनता है, जब नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है वो उल्टा होगा, है ना, उल्टा होगा तो नेगेटिव आता है, और उल्टा होता है तो वास्तविक, और सीधा होता है तो काल्पनिक। इसका मतलब है कि ये होगा हमारा कैसा बोलो, ये होगा हमारा वास्तविक, और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, है ना, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, है ना। तो याद रखना है कि वास्तविक बनेगा तो उल्टा, और आभासी बनेगा तो सीधा। तो यहां नेगेटिव है इसका मतलब वास्तविक, और पॉजिटिव है मतलब कि आभासी, और नेगेटिव है तो वास्तविक, और वास्तविक है तो उल्टा, और आभासी रहेगा तो सीधा। लेकिन हमारा ऋणात्मक है तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आपको बता दें कि तीन तरह का दर्पण है, एक तो उत्तल है, एक अवतल और एक समतल है। तो आप ध्यान देना यहाँ पे कि एक हमारा हो गया समतल, और एक हो गया हमारा उत्तल, और एक हो गया हमारा अवतल। तो तीन तरह का ही हमें दर्पण देखना है, समतल है, उत्तल है और अवतल। सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि समतल का जो फोकस होता है, फोकस वो होता है अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो होता है आपका पॉजिटिव, कैसा होता है बोलो, पॉजिटिव। और अवतल दर्पण का जो फोकस है वो होता है नेगेटिव, है ना। तो अपने दिमाग में 3 पॉइंट फिक्स कर लो, है ना। एक सवाल तो आपको एग्जाम में जब कंफर्म है कि आपको दिख जाएगा कि समतल दर्पण का फोकस क्या होता है, तो अनंत होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है तो बोलेंगे पॉजिटिव होता है, और अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है तो बोलेंगे नेगेटिव होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलो, उत्तल दर्पण है। इसका मतलब है कि यहाँ पे उसका जो फोकस होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। अच्छा, तो हम तो यहां से डिसाइड कर लिए कि फोकस जो है वो पॉजिटिव है, तो आंसर वही होगा जो पॉजिटिव है। तो ये तो नेगेटिव है तो नहीं होगा बच्चा, ये भी नेगेटिव है भी नहीं होगा। अब बच्चा ये या तो फिर ये, है ना। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था अभी आपको, आर बराबर क्या होता है बोलो, 2f होता है ना। तो f बराबर क्या हो जाएगा बोलो, r/2 हो जाएगा। क्या आपको पता है यहाँ से r का मान कितना है, बोला है खुद उसने 32 है, तो ये 32 हो जाएगा, और बटे में 2 हो जाएगा, काट दीजिएगा कितना आ जाएगा बोलो 16। लेकिन 16 का साइन क्या होगा बोलो, प्लस होगा ना। तो प्लस का 16 कहाँ पे लिखा हुआ, देखो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो आपको ध्यान ये देना है कि समतल दर्पण का फोकस क्या होता है, अनंत होता है। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और ये फॉर्मूला हम सब दर्पण के लिए लगा देंगे, r बराबर 2f, है ना। तो अब समतल दर्पण का फोकस तो है अनंत होता है, तो उसका वक्रता त्रिज्या जो है वो भी क्या होगा, अनंत होगा। क्यों, क्योंकि 2 से गुना कर दीजिएगा तो भी क्या होगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे क्या है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। देखो किसी का भी आपको दूरी मापना हो तो वो मापते हम लोग ध्रुव से, कहां से, सॉरी, दूरी ली जाती है। अच्छा, दूरी हमें नापना है तो एक पॉइंट ध्यान देना है, जैसे ये मान लो हमारा दर्पण है, और ये कौन सा दर्पण है, तो ये दर्पण जो है वो हमारा अवतल दर्पण है ना। चलो ये अवतल दर्पण हो गया, और ये मेरा हो गया पोल, है ना। ये होता है फोकस, और ये होता है हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, तो अगर मान लो वस्तु यहाँ पे खड़ा है, ये वस्तु यहाँ पे खड़ा है ना, और मान लो इसका इमेज कहीं ना कहीं बन गया, ये यहाँ पे इसका इमेज बन गया। तो अगर आपको दूरी को मापना है तो आपको कहां से चलना होगा, पोल से चलना होगा ना। तो ये पोल है, हम यहां से चलेंगे कहां बोलो, पोल से चलेंगे। हम पोल से जाएंगे वस्तु के पास तो हमें मिलेगा वस्तु दूरी, जिसको हम लोग कहते हैं u। और पोल से कहां जाएंगे बोलो, पोल से जाएंगे हम लोग
इमेज के पास, प्रतिबिंब के पास, उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिबिंब दूरी, और उससे हम लोग करते हैं डिनोट किससे बोलो, VC। अब देखो साइन डिसाइड करना है, अगर मान लो पोल से अगर हम लोग आ गए फोकस के पास तो उसको बोलेंगे फोकस दूरी, है ना, और पोल से अगर मान लो हम लोग आ गए C के पास तो उसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। तो हमने यहाँ पे सारा डिस्टेंस आपको बता दिया कि किसी का भी दूरी मापना हो तो कहां से मापते हैं, तो वो दूरी मापते हैं हम लोग ध्रुव से मापते हैं ना, कहां से मापते हैं बोलो, ध्रुव से मापते हैं। जैसे मान लो हमें फोकस को मापना है तो ध्रुव से हम कहां जाएंगे बोलो, फोकस के पास, तो वो फोकस दूरी होगा। ध्रुव से अगर मान लो हमें अगर मान लो कि वस्तु को मापना है तो ध्रुव से कहां जाएंगे, वस्तु के पास, तो वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी का मतलब U होता है, ठीक है, U से करते हैं उसको सूचित। अगर मान लो हमें प्रतिबिंब को मापना है तो हम कहां से जाएंगे बोलो, ध्रुव से जाएंगे प्रतिबिंब के पास, तो वो बताएगा प्रतिबिंब दूरी, और वो कितना होता है बोलो, V होता है, ठीक है ना। अब हम यहां ध्यान दीजिए, साइन को हमें डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है बोलो, साइन। साइन डिसाइड करने का काफी आसान तरीका है, आपको देखो एक तरीका सिखाते हैं जो काफी आसान है, काफी आसान है। और वो तरीका क्या है जरा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है कि जहां पे पोल है, जहां पे पोल है वहां पे आपको करना ये है, वहां पे आपको बना देना है एक्सिस, और वो कौन सा एक्सिस, वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो ध्यान से कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब सभी बच्चा को पता है कि ये ऑरिजिन हो गया, ये क्या हो गया बोलो, ऑरिजिन। जो मेरा पोल था वो क्या बन गया, ऑरिजिन बन गया, मूल बिंदु बन गया। अब हमें पता है कि मूल बिंदु के दायां साइड जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, और मूल बिंदु को जो दायां साइड है वो साइन क्या होता है बोलो, नेगेटिव होता है। तो जो भी दूरी मापिएगा आप लेफ्ट साइड बायां साइड, वो सारा का सारा दूरी कैसा आएगा बोलो, ऋणात्मक आएगा। तो क्या बताइए कि अवतल दर्पण का जो फोकस है वो भी ऋणात्मक है। क्यों ऋणात्मक है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड है, बायां साइड है। तो बायां साइड जितना भी दूरी है वो सब का सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा, है ना। तो बायां साइड कौन कौन है, एफ भी बायां साइड है, आर है, यू है, वी है। इसका मतलब ये सब का सब कैसा होगा बोलो, ऋणात्मक होगा। तो किसी भी दर्पण में अगर आपको बताना हो या लेंस में बताना हो कि साइन क्या होगा, है ना, यू का, वी का, आर का, एफ का, तो कुछ नहीं करना है कि आपको उसके पोल पे, अगर दर्पण है तो पोल पे, अगर तुम्हारा लेंस है तो उसके ऑप्टिकल सेंटर पे आपको क्या बताना है, दो लाइन खींचना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आप एक्सिस के आधार पे डिसाइड कर लीजिए कि उसका साइन क्या होगा, है ना। जैसे y का साइन जो है ऑरिजिन के ऊपर जो है y का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और ऑरिजिन के नीचे जो y का साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो देखो ये जो वस्तु है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है y का वैल्यू जो होता है वो प्लस होता है। इसका मतलब यहाँ पे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु की ऊंचाई जो है वो पॉजिटिव होगा। और ये देखो ये जो है ना वो नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है, और एक्स एक्सिस के नीचे जो है वो y का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज जो है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो क्या होगा बोलो, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो आप इस पॉइंट से डिसाइड कर सकते हो किसका साइन पॉजिटिव होगा और किसका साइन नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हम डिसाइड कर लेते हैं। हमें मापना है किसका बोलो, बिंब। बिंब का मतलब वस्तु होता है, तो वस्तु दूरी हम लोग क्या लेंगे बोलो, तो वस्तु दूरी जो है वो हम लोग लेते हैं ऋणात्मक। कहां गया बोलो, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो वस्तु दूरी जो है हम लोग क्या लेंगे बोलो, ऋणात्मक लेंगे, है ना, क्योंकि वो लेफ्ट साइड है, बायां साइड है, ठीक है। चलिए, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। तो अगर आप बाइक चलाते हो या कार चलाते हो या ट्रक चलाते हो, है ना, तो साइड मिरर सब में लगा रहता है ना। और साइड मिरर जो है वो गाड़ी में होना काफी जरूरी है ना। क्यों जरूर है, ताकि आपको पीछे से कौन सा गाड़ी आ रहा है आपको दिखाई दे दे, है ना। जैसे मान लो हम एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं और हमारा साइड मिरर रखा हुआ है ना, तो आप खुद सोच सकते हो कि साइड मिरर है तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए कि पीछे अगर कोई बड़ा भी चीज आ रहा है ना तो हमें उस छोटे से मिरर में, छोटे से दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए। तो छोटा सा प्रतिबिंब हमें दिखना है, और छोटा सा प्रतिबिंब दिखाने का काम कौन करता है, वो करता है हमारा उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण में क्या क्या नेचर है कि अगर आपका वस्तु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो उसे कर देता है छोटा,
है ना। और छोटा करने से फायदा क्या होता है कि पीछे अगर बड़ा सा ट्रक भी आएगा तो आपको छोटा सा मिरर में दिख जाएगा कि वो एक गाड़ी पीछे से हमारा आ रहा है और हमें साइड में चलना चाहिए, है ना। तो छोटा करने का काम जो है वो किसका है बोलो, उत्तल दर्पण का। इसीलिए हम लोग साइड मिरर के रूप में, पश्च दृश्य के रूप में जो यूज करते हैं दर्पण का, वो कौन सा दर्पण होता है, तो हम बोलेंगे उत्तल दर्पण, है ना। कौन सा दर्पण बोलो, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना। तो अभी आपको बताया था कि धनात्मक जो फोकस दूरी होती है वो किसका होती है, वो होता है उत्तल दर्पण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण, है ना, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अभी बताया कि आपको समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है बोलो, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। अगला सवाल हमें क्या पूछा है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब। अभी आपको बताया था कि जब काल्पनिक बनता है ना तो सीधा बनता है, और उत्तल दर्पण का अभी आपको बताया था कि वो बड़ा सा ट्रक भी होगा वो छोटा दिखा देगा, मतलब कि सीधा तो होगा लेकिन कैसा होगा, आवर्धित का मतलब बड़ा होता है, हासित का मतलब छोटा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीधा होगा लेकिन हासित होगा, मतलब कि छोटा बनेगा। नेक्स्ट देखे भाई, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो आपको बताना है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो आप यहां पे देखो कि सीधा जो बनता है प्रतिबिंब वो सब में बनता है। अवतल में भी सीधा बनता है, एक कंडीशन है, उत्तल में बनता है और समतल में बनता है ना। लेकिन हमें बोला है केवल अवतल तो नहीं होगा, केवल समतल भी नहीं होगा, केवल उत्तल भी नहीं होगा। तो एक ही बचा आंसर भाई मेरा, वो कौन सा बोलो, समतल और उत्तल, है ना। तो समतल और उत्तल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए इस सवाल का आंसर आप हमें बताइए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो किधर होता है, दायां साइड या बायां साइड। तो हम बोलेंगे कि वो होता है बायां साइड। और बायां साइड का मतलब होता है कि ऑरिजिन के बायां साइड जो है वो एक्स का साइन जो है वो नेगेटिव होता है, और ऑरिजिन के दायां साइड जो है वो एक्स का साइन जो है वो क्या होता है बोलो, वो होता है पॉजिटिव, है ना। जैसे मान लो अगर हम ऑरिजिन है तो ये मेरा हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। तो लेफ्ट साइड जो होता है वो फोकस होता है, और फोकस लेफ्ट साइड है, इसका मतलब उसका साइन क्या होगा बोलो, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होगा मतलब इसका साइन आंसर होगा हमारा डी वाला ना, ऋणात्मक, है ना। आगे क्या बोला है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। तो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है वो एक ही दर्पण बनाता है, और वो कौन सा दर्पण है, तो वो जो दर्पण है वो तुम्हारा वो उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बोलो, वो दर्पण जो है हमारा कौन सा दर्पण है बोलो, उत्तल दर्पण है ना। चलिए आगे देखेंगे फटाफट, आसान सवाल है। बोला है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, है ना, प्लस का 20 सेंटीमीटर है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, आप बताओ कि उसका फोकस दूरी प्लस है, और प्लस जो है वो किसका होता है, प्लस जो है वो किसका होता है, तो प्लस जो है वो अवतल दर्पण का होता है ना। क्योंकि अवतल दर्पण प्लस जो है वो उत्तल दर्पण का होता है। उत्तल दर्पण का फोकस जो है वो हमारा किधर होता है बोलो, दायां साइड होता है। और दायां साइड है इसका मतलब है कि दायां साइड जो है वो साइन पॉजिटिव होता है। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। तो हम यहाँ साइन से पकड़ेंगे। गोलीय दर्पण जो है वो दो तरह का होता है, समतल और उत्तल और अवतल। तो आप देख रहे हैं कि प्लस है ना, तो प्लस किसका होता है बोलो, उत्तल का, और माइनस किसका होता है बोलो, अवतल का। तो यहाँ प्लस साइन है तो प्लस है तो उत्तल, उत्तल कहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए में, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक और इसमें सवाल दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आपको यह बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है ना। आपको सुनाते हैं, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब कहां बनता है बोलो, दर्पण के पीछे बनता है। और जब दर्पण के पीछे बनता है इसका मतलब कि प्रतिबिंब कैसा होगा बोलो, वो होगा हमारा आभासी होगा, काल्पनिक होगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, वो बनता है हमारा काल्पनिक बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे कि किस तरह का सवाल और आता है एग्जाम में आपका।
अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है? क्योंकि अभी आपको इस तरह का सवाल हमने बताया था, देखो यहां पे कि ये अवतल दर्पण है और इसमें इमेज जो बना है कैसा बना है बोलो, काल्पनिक बना है और सीधा बना है और वस्तु से बड़ा बना है। तो इसके लिए आपको इसके लिए आपको वस्तु को कहां रखना पड़ा है? तो रखना पड़ा है P और F के बीच में, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि कहां पे लिखा हुआ है, P और F के बीच में। तो हमें कहां रखना पड़ा है? हमें रखना पड़ा है फोकस और ध्रुव के बीच में। देखो राइट ऑप्शन नंबर है क्या, फोकस और ध्रुव के बीच में। अगर फोकस और ध्रुव के बीच में अगर आप वस्तु को रखिएगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा बोलो, काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए आगे क्या है बोलो, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो ऋणात्मक जो फोकस दूरी होती है वो किसका होती है बोलो, अवतल दर्पण का। क्यों अवतल दर्पण का होता है? क्योंकि अवतल दर्पण का जो फोकस है वो हमारा होता है लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड जो है एक्स का मान क्या होता है बोलो, नेगेटिव होता है, इसलिए उसका साइन क्या होगा बोलो, नेगेटिव होगा। और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो राइट साइड होता है, और राइट साइड है इसका मतलब राइट साइड एक्स का मान क्या होता है बोलो, पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये ओरिजिन है, हो गया। हम ओरिजिन है, ये हमारा लेफ्ट साइड और ये हमारा राइट साइड, है ना। तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड एक्स का मान नेगेटिव होता है और ओरिजिन के राइट साइड एक्स का मान क्या होता है बोलो, पॉजिटिव होता है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस है वो कहां होता है बोलो, लेफ्ट साइड, इसका मतलब वो नेगेटिव होगा। और उत्तल दर्पण का फोकस कहां होता है बोलो, राइट साइड होता है, इसलिए वो क्या होगा बोलो, पॉजिटिव होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बोलो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, है ना। तो ऋणात्मक किसका होता है बोलो, ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि आगे क्वेश्चन क्या है हमारा। ये रहा, बोला है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? तो देखो एक है तुम्हारा अभिसारी किरण पुंज, है ना, और एक होता है अपसारी, है ना। दो तरह का किरण पुंज होता है, एक होता है अभिसारी, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। तो देखो समतल दर्पण का नेचर ये है कि उस पे जिस तरह का किरण पड़ता है उसी तरह का किरण निकलेगा। अगर अभिसारी किरण पड़ा है तो अभिसारी निकलेगा, अपसारी पड़ेगा तो अपसारी ही निकलेगा, है ना। तो किरण कैसे आपतित हो रहा है बोलो, समतल दर्पण पर बोलो अभिसारी ना, तो जो परावर्तित किरण है वो भी कैसा होगा बोलो, वो भी होगा अभिसारी, है ना। वो भी कैसा होगा बोलो, वो भी जो होगा वो अभिसारी ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि समतल दर्पण का नेचर ही है कि जिस तरह से आपका आपतित किरण आपतित होती है उसी तरह से उसका परावर्तित किरण जाएगा, है ना। तो अगर ये अभिसारी है तो वो भी कैसा होगा बोलो, अभिसारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे कि और आगे क्या सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो आपको बताना है कि समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है ना। तो आवर्धन आपको हमने अभी बताया कि आवर्धन कुछ और नहीं है, वो एक अनुपात है, और वो अनुपात किसका होता है बोलो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्धन बोलते हैं। और हमारा समतल दर्पण में क्या बात है कि इसमें जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई जो है वो बराबर होता है ना। अगर आपका हाइट 5 फीट है तो आपको दर्पण में भी जो आपका हाइट दिखेगा प्रतिबिंब का उसका भी 5 फीट है। तो 5 फीट ऊपर और 5 फीट नीचे तो दोनों कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितना आएगा बोलो, 1 आएगा। प्लस में कि माइनस में, बोलेंगे प्लस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्लस का 1, है ना। आगे सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो आपको बताना है कि आभासी प्रतिबिंब जो है वो किस दर्पण में बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब जो है वो समतल में भी बनता है, उत्तल में बनता है
और कहाँ बनता है बोलो, अवतल में भी बनता है, क्योंकि अवतल में एक कंडीशन है, एक केस ऐसा है कि जब वस्तु को आप कहाँ रखिएगा बोलो, वस्तु को रखिएगा P और F के बीच में, तो वहां पे बनता है काल्पनिक, है ना। तो काल्पनिक आभासी जो है वो तीनों बनता है, समतल में भी बनता है, अवतल में बनता है और उत्तल में बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बोलो, इनमें से सभी। इनमें से क्या होगा बोलो, इनमें से सभी, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि समतल में बनता है, उत्तल में बनता है और अवतल में बनता है ना। चलिए आगे क्या है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। अभी बताया है आपको कि कहां से मापते हैं बोलो, ध्रुव से, है ना। जितना भी दूरी है हम लोग कहां से मापते हैं बोलो, वो मापते हैं हम लोग ध्रुव से मापते हैं ना, पोल जिसको बोलते हैं ना। चलिए और अभी क्वेश्चन है आपका, एक लास्ट क्वेश्चन रहा आज का हमारा ये, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हजामत के लिए जो दर्पण का यूज करते हैं वो भी कौन सा होता है बोलो, अवतल ही होता है ना। तो आज हम लोग देखें प्रकाश के प्रवर्तन पे कुछ सवाल देखे थे, है ना, कि किस तरह से आपके एग्जाम में प्रकाश के प्रवर्तन पे सवाल आपका आता है ना। तो अगले क्लास में जो है ना, या अगले हम लोग लेक्चर में देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन पे किस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आता है। उन सारे सवाल को हम लेकर आएंगे आप सभी के लिए। आपको यही करना है कि एग्जाम से पहले इन सारे सवाल को एक बार देख कर जाना है, ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का समस्या, है ना, प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। और आपको करना यह है कि और लोगों तक, और सारे बच्चों को भी इसका लाभ हो, है ना। तो वो सारे बच्चे तक भी आपको इस वीडियो को पहुंचाना है शेयर करने के माध्यम से, है ना। आप उन सारे बच्चों को शेयर कर सकते हो, है ना, जिससे उन सारे बच्चों को भी इस वीडियो से कुछ लाभ हो सकता है ना। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हर एक बच्चा जो है वो सफल हो जाए, वो उसका एग्जाम, हर एक बच्चा का एग्जाम जो है वो अच्छा चले जाए, है ना, किसी तरह का उसको प्रॉब्लम नहीं हो। तो सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही अपना हमारा एक सीरीज स्टार्ट हुआ है ना। तो इस सीरीज आज जो है ना, साइंस में हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन को देखें, अगले क्लास में अपवर्तन को देखेंगे, है ना। फिर ह्यूमन आई, मानव नेत्र को देखेंगे, है ना। फिर विद्युत धारा होता है ना। इस तरह से फिजिक्स हो गया, फिर उसके बाद केमिस्ट्री देखेंगे, फिर उसके बाद बायोलॉजी भी देखेंगे, है ना। तो आपको इसी तरह से अगर आप वीडियो आप चाहते हो हमसे, है ना, तो आप इस चैनल से जुड़े रहे, है ना। आपको किसी तरह का भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर में प्रॉब्लम है, और हम उसी चैप्टर पे, है ना, उसी सेक्शन पे आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।